अदानी समूह अब एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी उतरने जा रहा है। इसके लिए अदानी समूह ने मंगलवार को अदानी समूह की कंपनी एम्ब्रेयर के साथ करार किया है। करार के तहत अदानी समूह शुरुआत में एयरक्राफ्ट की असेंबलिंग तथा कंपोनेंट्स का उत्पादन करेगा। अदानी समूह पहले ही एयरपोर्ट मेंटेनेंस तथा एमआरओ सर्विसेज जैसे जुड़े हुए कारोबार में उतरा हुआ है और अब एयरक्राफ्ट उत्पादन में उतरने जा रहा है। सर, ये जो अनाउंसमेंट नहीं हुई है उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? क्या कुछ बातें, उसके मायने क्या हैं? कैसे, क्या कुछ इसकी अंदर क्या कुछ छिपा हुआ है इन घोषणाओं के? इसके अंदर छिपा हुआ है सिविल एविएशन में अडानी समूह के आगे बढ़ने की तैयारी। एयरपोर्ट से ही एमआरओ है ही, और इसके बाद अब ये सिविल एविएशन का जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है उसमें जाने की तैयारी। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस जो कंपनी है जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाती है, उसी ने एम्ब्रेयर से करार किया। एम्ब्रेयर दुनिया की में बिजनेस जेट बनाने वाली और छोटे आकार के जेट बनाने वाली कंपनी है। ये उतनी बड़ी कंपनी नहीं जितनी बड़ी बोइंग और एयरबस है, लेकिन जो भारत में सिविल एयरक्राफ्ट बनाने की संभावना है जिस पर समझौता किया गया है, वो दरअसल भारत के जो छोटे रूट्स हैं जो कि उड़ान के तहत आते हैं, इनके लिए इस तरीके के एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसमें पूरी कंप्लीट एमआरओ सेवाएं और पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा। अडानी समूह की तैयारी है, इसी पर यह समझौता हुआ है कि वो भारत में नए सिरे से विमान तो नहीं बनाएगा, लेकिन जो लास्ट असेंबली लाइन होगी, जो आखिरी असेंबली लाइन होगी, उसकी स्थापना भारत में की जाएगी। अच्छा सर, इसके लिए अगर भारत के जो विमान सेक्टर है उसके लिए क्या महत्व है, भारत के लिए क्या महत्व है, और जैसा आपने कहा छोटे विमान बनाएंगे, किस तरह के विमान होंगे जिनका निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी? एम्ब्रेयर आमतौर पर छोटे कमर्शियल विमान बनाता है 150 की सीट वाले। वो विमान भारत में बनाने की संभावना है, जो बात अडानी समूह की तरफ से की गई। और हमने बताया कि इसकी असेंबली यहाँ होगी, विमान तो बाहर बनेंगे, इसकी असेंबली लाइन बनाई जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छोटे शहरों की उड़ान कनेक्टिविटी के लिए इन विमानों की ज़रूरत है, और जो भारत में शॉर्टेजेस भी हैं, इस तरीके के विमान उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ये परियोजना कब से शुरू होगी, कितनी डिमांड होगी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर आप भीतर की परिस्थिति समझें निवेशक के तौर पर, तो अडानी समूह ने जैसे बाकी परियोजनाओं में भी, बाकी क्षेत्रों में भी अपने विस्तार को क्रमशः आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, ठीक उसी तरह से एविएशन सेक्टर में अपने हाथ पैर फैलाने के लिए ये एक नया क्षेत्र भी चुना गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड और सिल्वर की कीमतें ज़्यादा होने की वजह से ज्वेलरी की डिमांड 70% तक घट गई है। जी हाँ, और मांग में कमी को आते देख ज्वेलर्स ने भी अब गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी कम कर दी है। उधर कीमतों में बेतहाशा तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चांदी का भाव 4 लाख रुपए प्रति किलो की तरफ अब बढ़ चुका है और गोल्ड का भाव 2.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ। बुधवार को एमसीएक्स पर चांदी ने 3.83 लाख रुपए प्रति किलो का ऊपरी स्तर छुआ और गोल्ड ने 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर छुआ। हाल में डॉलर में आई गिरावट की वजह से ग्लोबल मार्केट में गोल्ड की कीमतों में तेजी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कॉमेक्स पर गोल्ड का भाव $5300 के करीब पहुंच चुका है। सर, अब ये जो तेजी जो है दिखाई दे रही है, इसका भारत के ज्वेलरी मार्केट पर क्या असर दिखाई दे रहा है? ज्वेलरी मार्केट की तस्वीर किस तरीके से यहाँ से आपको आगे दिखाई दे रही है? गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में तो बड़ी गिरावट है, बोली 70% के आसपास की गिरावट है। अगर आप गौर से देखें, जो स्टॉक्स भी हैं उनमें भी हमें असर दिखाई दे रहा है। गोल्ड की कीमतें इस लेवल पर और सिल्वर की कीमतें इस लेवल पर जाने के बाद ज्वेलरी की डिमांड तो बाजार में नहीं दिख रही है, और ज्वेलर्स इसको बता भी रहे हैं, और ये सारी जगह दिख भी रहा है, बल्कि WGC की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें भी दिख रहा है। पर इसका एक दूसरा पैराडॉक्स है, इसकी एक असंगतिपूर्ण परिस्थिति ये है कि भारत में गोल्ड का इंपोर्ट उसके बाद भी बढ़ रहा है, जबकि ज्वेलरी की डिमांड नहीं है। जबकि हमें मानते थे 2 साल पहले तक कि भारत में जो प्राइमरी डिमांड है वो फिजिकल गोल्ड की डिमांड है, ज्वेलरी की खरीदारी की जाती है। लेकिन भारत में गोल्ड का इंपोर्ट रिकॉर्ड बढ़ रहा है। हमने कल भी इस पर बात की थी कि पिछले साल के दौरान टनेज में तो कम हुआ, लेकिन वैल्यूएशन में ज़्यादा बढ़ा है। तो गोल्ड अब बुलियन से निकलकर इन्वेस्टमेंट की मुख्य धारा में पहुँच गया है, और ये केवल भारत की परिस्थिति नहीं है, पूरी दुनिया की परिस्थिति है। और इसलिए भारतीय बाजार में गोल्ड के पूरे परिदृश्य में एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आया है, और ये चेंज हमें दिखा रहा है कि सोना मुख्य धारा का निवेश बनता जा रहा है। और इसीलिए जो ETF के आंकड़े देखिए, चाहे आप गोल्ड ETF के या सिल्वर ETF के, उनमें रिकॉर्ड निवेश होता दिखाई दे रहा है। तो ज्वेलरी के साइड से तो बाजार चुनौतीपूर्ण है, पर सोने की खरीद पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है।